GradeUp, India's largest online teaching platform. Today we are going to discuss a very important topic of physics, laws of motion. So let me see how many of you are live. Can we have the responses, please? Vipul Singh, Pooja Devi, Madhurani, Manoj Kumar, Ashutosh. स्वागत है सभी का. बाकी लोग भी जल्दी से लाइव आ जाएं. सूर्यांश गौतम भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. बहुत खूब. परमार, अरविंद, यशवीर के नियम पढ़ेंगे. As we know that Newton gave न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो एक एक करके सारे इनके नियम और इनसे पूछे गए क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे. गुड मॉर्निंग निखिल. तो आते हैं न्यूटन्स के लॉज पे. नेत्र प्रकाश विनय सिंह भी जुड़ चुके हैं. सबसे पहले देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन continues to move in same direction with same velocity until and unless an external force is applied on it. कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी. कब तक? जब तक कोई बाहरी बल उस पर ना आरोपित किया जाए. बिल्कुल सही बात है. जैसे ये कोई बॉडी है, रेस्ट में है तो ये तब तक रुकी रहेगी जब तक इस पर कोई बल लगाकर इसको हम मोशन में ना ला दें. और कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी. कब तक? जब तक हम उस पर कोई फोर्स लगाकर उसको मोशन में ना लाते, उसको रोक ना दें, रेस्ट में ना लाते. तो यही नियम है किसका? न्यूटन की गति का नियम. कोई बॉडी विराम है, विरामावस्था में है, मतलब रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, उसी वेलोसिटी से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए. तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है. लेकिन कैसी? क्वालिटेटिव डेफिनेशन. क्वालिटेटिव डेफिनेशन, गुणात्मक परिभाषा है ना. गुणात्मक परिभाषा मिलती है बल की. जैसे इस लॉ से ये नहीं पता चलता है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स. न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है कि अगर किसी बॉडी के अवस्था को परिवर्तन करना है, किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करना है, जैसे रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा. तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है. तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है. बल क्या है? तो बल वो चीज है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की कोशिश करता है. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो गिव्स अस कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. ऑल्सो गिव अस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनर्शिया. न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का भी बोध होता है और इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला था किसने? गैलीलियो ने. दैट्स व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है. तो उत्तर होगा प्रथम नियम. तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमें इनर्शिया का पता चलता है. कैसे? आप स्टेटमेंट देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी. कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए हम. मतलब वस्तु जिस हालत में है उसी हालत में रहना चाहती है. वस्तु के इसी गुण को इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं. कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, इसी गुण को हम इनर्शिया कहते हैं. मतलब कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच अ बॉडी अपोजेस इट्स चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज व्हाट? इनर्शिया. तो इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं. और ये बात न्यूटन के प्रथम नियम से ही पता चलती है ना. न्यूटन के प्रथम नियम का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है. तो देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है. तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम. और इसको किसने कहा था? गैलीलियो ने कहा था. अब देखते हैं हम लोग इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है. इनर्शिया का मतलब है कि जो जैसा रहना चाहता है वैसा रहना चाहता है. तो इनर्शिया एक जिद होती है कि भाई हम रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने दो, और अब मोशन में आ गए हैं तो मोशन में रहने दो. तो इसी जिद को हम इनर्शिया कहते हैं. तो लिख दिया मैंने इनर्शिया की डेफिनेशन कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू व्हिच अ बॉडी अपोजेस इट्स चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज इनर्शिया. किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जड़त्व. एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ये जो जड़त्व होता है ना, वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, द्रव्यमान का समानुपाती होता है. अगर बॉडी का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम है इनर्शिया कम होगा. जैसे ये दो बॉडीज हैं जो अर्थ के सरफेस पर रखी हैं, एक है 1 kg का और दूसरा है 10 kg का. किसको मूव करने में, किसकी अवस्था को परिवर्तित करने में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? मान लिया 1 kg को मूव करने में फोर्स लगाया जा रहा है F1 और 10 kg को मूव करने में फोर्स लगाया जा रहा है F2. तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? F2 इज ग्रेटर देन F1. इसकी अवस्था परिवर्तन करने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है. तो लिख दिया है कि जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है. द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास. एंड भारी वस्तुओं का जड़त्व हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक होता है. हेवियर ऑब्जेक्ट्स हैव ग्रेटर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल अ स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन अ फुटबॉल. जैसे फुटबॉल और एक बड़ा सा स्टोन को देख लें तो जाहिर सी बात है कि स्टोन का मास ज्यादा होगा और फुटबॉल का मास कम होगा, तो स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा फुटबॉल से. सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी. सो इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास. इज इट क्लियर? वेरी गुड, सभी का सही उत्तर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. तो हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन देखेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखेंगे. तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व. इनर्शिया क्या है? कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करता है. तो अगर वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं. वेरी सिंपल.
द प्रोपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी अपोजेस इस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस जड़त्व के कारण वस्तु की विराम अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। तो वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, इसी को विराम का जड़त्व कहते हैं। और इसका एग्जांपल है कि व्हेन अ कार्पेट इज बीटन बाय अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। जब किसी कंबल को या ब्लैंकेट को छड़ी से पीटा जाता है तो उससे धूल कण बाहर निकलने लगते हैं। ऑप्शन होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशन। इनर्शिया ऑफ रोटेशन क्वेश्चन होगा कि जब किसी कंबल को या ब्लैंकेट को छड़ी से हम पीटते हैं तो उससे धूल कण बाहर निकलने लगते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे? जब भी किसी कंबल को आप छड़ी से पीटेंगे तो ये कंबल जो है आगे पीछे मूव करेगा, ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव करेगा लाइक दिस। तो जैसे यहाँ पे अभी ब्लैंकेट का ये पोजीशन है, आपने इसको हिट किया एक छड़ी से तो ये आगे बढ़ गया, लेकिन इसमें जो मौजूद धूल कण है वो अपने विराम के जड़त्व के कारण इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं रहना चाहते हैं। तो ब्लैंकेट आगे बढ़ गया लेकिन उसमें उपस्थित धूल कण अपने विराम के जड़त्व के कारण वहीं रहना चाहते हैं, तो ये ब्लैंकेट से सेपरेट हो गए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर है कि व्हेन अ ट्री इज शेकन इट्स फ्रूट एंड लीव्स फॉल डाउन। जब किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाया जाता है तो उससे पत्तियां और फल टूटकर गिरने लगते हैं। अगेन उत्तर क्या होगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे सपोज करो ये पेड़ की शाखा है, इससे अटैच्ड है लीव्स और फ्रूट्स, लीव्स और फ्रूट्स। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको हिला रहे हैं जोरों से, तो ये ब्रांच ऑफ ट्री यहाँ पे आ गई, मूव कर गई। तो जब आप पेड़ की शाखा को हिलाएंगे तो ये ब्रांच जो है आगे पीछे से मूव करेगा। तो सपोज करो कि आपने इस पे फोर्स लगाया, ये ब्रांच जो है यहाँ पे आ गया, लेकिन इससे जो अटैच्ड लीव्स और फ्रूट्स हैं, लीव्स और फ्रूट्स हैं वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रहना चाहते हैं। ब्रांच ट्री का आगे बढ़ गया लेकिन इससे जो अटैच्ड, इससे जुड़ा हुआ जो पत्तियां और फल हैं वो अपने विराम के जड़त्व के कारण यहीं रहना चाहते हैं। तो इस पर एक लार्ज फोर्स लगेगा, इस पर एक लार्ज फोर्स लगेगा और ये टूटकर नीचे गिर जाएगा। तो याद रखिएगा पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे पत्तियां और फल टूटकर गिरने लगते हैं, किसके कारण? विराम के जड़त्व के कारण। और एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब कोई रुकी हुई कार या बस अचानक से चल पड़ती है तो उसमें बैठा पैसेंजर पीछे की तरफ जर्क महसूस करता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशन। अगेन उत्तर होगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों होता है ऐसा? देखिए, ये सपोज करो कि कोई कार है, यह है कोई कार और इसमें यह है पैसेंजर बैठा हुआ, ठीक है। अब देखिए कार जो है वो रुकी हुई है और इसमें जो बैठा पैसेंजर है वो भी रुका हुआ है, रेस्ट में, वेलोसिटी 0 है। अब कार अचानक से चल पड़ी, कार के इंजन ने फोर्स लगाया, कार अचानक से चल पड़ी। इनिशियली देखिए दोनों ही रेस्ट में है, कार भी रेस्ट में है और इसमें बैठा व्यक्ति भी रेस्ट में है, लेकिन कार अचानक से चल पड़ी, लेकिन इसमें बैठा जो पैसेंजर है वो अपने विराम के जड़त्व के कारण रेस्ट में ही रहना चाहेगा, है ना, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कार चल पड़ी लेकिन इसमें बैठा आदमी अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं पे रहना चाहेगा, सो पीछे की तरफ एक जर्क महसूस करेगा, पीछे की तरफ एक जर्क महसूस करेगा। सो व्हेन अ कार बस स्टार्ट सडनली पैसेंजर्स फील जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी देखा होगा ऐसा, ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है कि एक कोई ग्लास है और उस पर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। अगर आप कार्डबोर्ड को जेंटली हिट करते हैं तो कार्डबोर्ड तो आगे आ गया यहाँ पे, लेकिन इस पर जो रखा हुआ सिक्का था वो नीचे गिर गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ग्लास के ऊपर कार्ड तथा कार्ड के ऊपर सिक्का रखकर यदि कार्ड को तेजी से धक्का दिया जाए तो सिक्का ग्लास में गिर जाता है, किसके कारण? तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? आपने कार्डबोर्ड को जेंटली हिट किया तो इस पे फोर्स लगा, ये आगे बढ़ गया, लेकिन इस पे रखा हुआ जो सिक्का है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रहना चाहता है। तो देखिए इनिशियली ये कार्डबोर्ड भी रेस्ट में है, उस पर रखा हुआ सिक्का भी रेस्ट में है। कार्डबोर्ड को आपने हिट किया, ये मोशन में आ गया, लेकिन इस पे रखा हुआ जो सिक्का है वो अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रहना चाहेगा, सो ग्रेविटी इसको नीचे खींच लाएगी, ग्रेविटी इसको नीचे खींच लाएगी। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको याद रखना है बस। आगे है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या है कि बॉडी गति में है तो गति में रहना चाहता है, सिंपल सी बात है। द प्रोपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अपोजेस इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बरकरार रखने की कोशिश करता है। और बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि जब कोई कार या बस, कोई चलती हुई कार और बस में जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है, अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें बैठा जो व्यक्ति है वो मतलब आगे की ओर जर्क महसूस करता है। तो व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन अ कार मूविंग कार थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन सर्टेन ब्रेक इज अप्लाइड। देखिए कार चल रही है किसी वेलोसिटी v से इस दिशा में, तो उसमें बैठा व्यक्ति भी उसी दिशा में उसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो दोनों ही मोशन में है, लेकिन कार पे ब्रेक अप्लाई किया गया, कार तो रेस्ट में आ गया, लेकिन इसमें जो बैठा आदमी है वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे को चलता रहना चाहेगा, सो आगे की तरफ जर्क महसूस करता है। तो जब कोई चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है तब उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। एक और इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। जैसे देखिए ये कोई बस है और अभी बस पूरी तरह से रुकी नहीं है, ये बस स्टॉप है, अभी बस पूरी तरह से रुकी नहीं है, ये बस चल रही है वी वेलोसिटी से, इसमें बैठा आदमी भी वी वेलोसिटी से जा रहा है। अभी बस स्टॉप पे पूरी तरह से रुकी नहीं है और आदमी अगर कूद पड़ता है तो आदमी को आगे की तरफ गिरने की टेंडेंसी होती है, अगर अपने आप को ठीक से नहीं संभाला तो आगे की तरफ गिर जाएगा और उसका नाक और दांत टूटने का खतरा रहता है। क्यों? देखिए बस मोशन में है, आप बस के अंदर है, आप भी मोशन में है, बस अभी पूरी तरह से रुकी नहीं और आप अचानक कूद गए, रेस्ट में आ गए, लेकिन आपका बॉडी एनर्जी ऑफ मोशन की वजह से आगे को चलता रहना चाहेगा, इसलिए आप आगे की तरफ एक फोर्स महसूस करेंगे और आगे की तरफ गिर पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको गिरने से बचना है, जैसे चलती हुई बस से आप कूद पड़े और आपको गिरने से बचना है, तो कूदने के बाद आप बस की दिशा में, जिधर बस जा रही है उस दिशा में थोड़ी दूर दौड़ लगा दीजिए, तो आप गिरने से बच जाएंगे। क्योंकि देखिए आप इनिशियली मोशन में थे, अचानक से आप रेस्ट में आ रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी मोशन में रहना चाहेगा, तो कूदने के बाद अगर आप इस मोशन को बहाल रखते हैं, मतलब जिधर आप जा रहे थे उसी दिशा में थोड़ी दूर दौड़ लगा देते हैं, तो आप गिरने से बच जाते हैं।
तो आपने देखा होगा कि अभी ट्रेन पूरी तरह से रुकी नहीं है, प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग उतरने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं मुंह पे और दांत और नाक टूटने का खतरा रहता है। तो इस तरह से अक्सर होते रहते होंगे आप लोगों के साथ। तो जब तक पूरी तरह से रुक ना जाए तब तक नहीं उतरना चाहिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम वेलोसिटी until and unless an external force is applied on it। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? मोशन में मोशन में है तो मोशन में रहेगी और उसी दिशा में उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाता। यानी कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में चलती रहना चाहिए जब तक हम फोर्स लगाकर उसकी दिशा को बदल ना दें। तो इसी को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी दिशा परिवर्तन का विरोध करता है ना। जैसे सपोज करो कि आप इधर जा रहे हैं, एक कार से जा रहे हैं किसी वेलोसिटी v से इस दिशा में। अब देखिए यहाँ पे एक भैंस आ गई, मान लिया यहाँ पे एक भैंस आ गई, एक भैंस आ गई, तो इस दिशा में आप जा रहे हैं v वेलोसिटी से, यहाँ पर एक भैंस आ गई मान लिया इस पॉइंट पे। अब भैंस तो मतलब अपना रास्ता चेंज करने से रही, आप हॉर्न दे लीजिए, भैंस अपनी ही चाल में चलती रहती है, उसको जमाने से मतलब नहीं रहता है, अपना मस्त चाल रहता है उसका। आप देखिएगा हॉर्न देते रहिए, वो उसी चाल से चलती रहेगी, उसको दुनिया से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। इसी तरह से आपको भी होना चाहिए, आपको भी ज़माने से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, रखना चाहिए। जैसे आप तैयारियां करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो कई लोग बोलते हैं कि अरे इतने दिनों से तैयारी कर लिया, क्या कर लिया इसने। तो ज़माने की बातों की परवाह ना करते हुए अपनी तैयारियों में आपको लगे रहना है। दुनिया कहती रहे छोड़ दीजिए उसको, वही जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वही लोग फिर कहेंगे अरे ऐसे ही सिलेक्शन हो गया क्या, दिन रात पढ़ता था। तो ये दुनिया की बातें, उससे लापरवाह होकर अपनी तैयारियों में मसरूफ रहेंगे। एक शायर कहता है कि थक गया था लोगों की परवाह करते करते, थक गया था लोगों की परवाह करते करते, जब से लापरवाह हुआ हूँ आराम सा लगने लगा है। तो ज़माने की बातों को इग्नोर करना सीखिए। अगर आप सभी लोगों की बातों पर रिएक्ट करना चालू करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। कोई कुछ कहेगा आपके बारे में, कोई कुछ कहेगा, तो ज़माने को इग्नोर कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको लाइफ में। तो थक गया था लोगों की परवाह करते करते, जब से लापरवाह हुआ हूँ आराम सा लगने लगा है। और दुनिया के खराब कह देने से हम खराब नहीं हो जाएंगे, अच्छे कह देने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे। हम जो है वो हम जानते हैं, है ना, कि जैसा भी हूँ अच्छा या बुरा अपने लिए हूँ, जैसा भी हूँ अच्छा या बुरा अपने लिए हूँ, मैं खुद को नहीं देखता औरों की नज़र से, मैं खुद को नहीं देखता औरों की नज़र से। तो भैंस आ गई यहाँ पे, और भैंस तो अपना रास्ता बदलने से रही। देखा होगा एक बार अगर पानी में चली गई भैंस तो आप उसको निकाल नहीं सकते फिर, है ना। तो भैंस अपना रास्ता नहीं बदलेगी, आपको ही अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। मतलब आपको एक शार्प टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ से एक तीखा मोड़ लेना पड़ेगा। अब देखिए आप जा रहे थे इस दिशा में, आपने एक तीखा मोड़ ले लिया इस दिशा में, आपकी वेलोसिटी हो गई, लेकिन कार ने एक शार्प टर्न लिया, लेकिन कार में बैठा व्यक्ति दिशा की जड़त्व के कारण इसी दिशा में चलता रहना चाहेगा। सो इस तरफ राइट साइड में आप एक जबरदस्त फोर्स महसूस करेंगे, और कार का दरवाजा अगर लॉक नहीं है तो आप बाहर की तरफ गिर पड़ेंगे। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि कार में आप जब बैठते हैं तो जरूर चेक कर ले कि उसका जो डोर है वो लॉक है कि नहीं। अदरवाइज इस तरह की सिचुएशन अगर आई कभी, आपको एक शार्प टर्न लेना पड़ा, तो आप राइट साइड में एक जबरदस्त जर्क महसूस करेंगे और फिर आराम से बाहर गिर जाएंगे। तो जब कोई कार या बस तीखा मोड़ लेती है तो पैसेंजर जो है वो बाहर की साइड गिरने की प्रवृत्ति होती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा की जड़त्व के कारण, दिशा की जड़त्व के कारण। समझ में आएगी। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उससे पहले भी हम लोग देखेंगे संवेग, मोमेंटम देख लेते हैं, तब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जानने से पहले हमें जानना चाहिए था संवेग। संवेग को हम जनरली पी से डिनोट करते हैं, पी से। संवेग क्या होता है? जैसे कोई बॉडी है जिसका मास m है और किसी वेलोसिटी v से इस दिशा में जा रहा है, तो इसका संवेग निकालना है तो क्या करेंगे, जितना उसका मास है और जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है दोनों का गुणनफल आपको संवेग दे देगा। तो लिख दिया मैंने द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, वेग को v से डिनोट करते हैं। सो p इज इक्वल टू m into v। इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। देखिए p होता है m into v, तो इसका मात्रक, मास का एसआई मात्रक होता है केजी, और वेलोसिटी क्या होती है, वेग। वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है, दूरी है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर, और समय का सेकंड, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, इधर पावर 1 है, सेकंड पे पावर 1 है, तो ऊपर में अगर इसको लिखेंगे तो ये मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, होगा ना। तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है केजी मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम का एसआई यूनिट है। सो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड। तो जब कोई बॉडी हो जिसका मास m हो और मान लिया वो किसी वेलोसिटी से जा रही हो, उसका मोमेंटम निकालना है, तो जितना मास दिया गया है और जितनी वेलोसिटी से वो जा रहा है। अब इस पे न्यूमेरिकल इतना आसान रहता है कि पूछता नहीं है कि मास दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है, मोमेंटम निकालने को कह रहा है, तो इतना आसान तो न्यूमेरिकल पूछेगा नहीं। अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम या द्वितीय नियम कह सकते हो आप, किताब में लिखा तो द्वितीय नियम लिखा। बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूटन साहब बोल के गए हैं ऐसा, कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, आरोपित बल का समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थोड़ा इस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स में बोलेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे, देखिए अभी बोला मैंने कि मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, तो संवेग क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या होगा,
हम चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल को इनिशियल से घटा देते हैं तो चेंज निकल जाता है। परिवर्तन कैसे किसी चीज का निकालते हैं? फाइनल से इनिशियल को घटा देंगे। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विल गिव यू चेंज इन मोमेंटम। अंतिम संवेग माइनस क्या? प्रारंभिक संवेग क्या मिल जाएगा? संवेग में परिवर्तन। अब देखिए, आपने देखा होगा फिजिक्स में अंतिम वेग को हम वी से डिनोट करते हैं। वी जो है वो किसको डिनोट करता है? अंतिम वेग को, है ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी को। और इनिशियल वेलोसिटी को जनरली हम यू से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को। इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को हम जनरली यू से डिनोट करते हैं। तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी विल गिव यू फाइनल मोमेंटम, है ना, और मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। तो ये जो क्वांटिटी हो गई mv माइनस mu, ये क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन। अच्छा, संवेग में परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे? संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब किसी चीज का दर कैसे निकालते हैं? तो उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा। तो mv माइनस mu अपॉन t क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन की दर, है ना। पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? रेट। कि यूनिट टाइम में या पर सेकंड में कोई चीज कितना हो रहा है वो दर हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी संवेग में परिवर्तन की दर। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा नियम बोलता है संवेग में परिवर्तन की दर, ये हुआ संवेग में परिवर्तन, ये हुआ संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। ये समानुपाती का साइन हुआ, किसका समानुपाती होता है? एफ का समानुपाती होता है। ये कहां से ले दिया मैंने? ये तो न्यूटन का नियम ही है। तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। ये हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को कॉमन ले लेते हैं, v माइनस u अपॉन t, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, और f इज इक्वल टू के एम ए, जहां पर k की वैल्यू होती है 1। k क्या है? कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1। तो हो गया f इज इक्वल टू ma। a क्या है? a जो है वो है एक्सीलरेशन। a क्या है? एक्सीलरेशन यानी त्वरण। अब आप कहिएगा कि त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो कहते हैं कि अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, तब हम कहते हैं कि उसमें त्वरण है, एक्सीलरेशन है। और एक्सीलरेशन देने वाले को हम लोग एक्सीलरेटर कहते हैं। जैसे कार या बाइक का एक्सीलरेटर आप प्रेस करते हो तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आना कहलाता है एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन आना कहलाता है एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? तो वेग में परिवर्तन कितना आ रहा है और वो परिवर्तन कितने समय में आ रहा है, तो मिल जाएगा आपको वेग में परिवर्तन मतलब एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होनी चाहिए? एक्सीलरेशन होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो एक्सीलरेशन की यूनिट हो जाएगी, देखिए वेग क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेग का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और समय का क्या होगा? सेकंड। तो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर, जिसको स्टैंडर्ड तरीका लिखने का क्या है? मीटर सेकंड माइनस 2। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल सकते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोल सकते हैं? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया वेग में परिवर्तन, और वो कितने समय में हुआ? क्या हो गया? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हुआ वेग में परिवर्तन, टाइम से डिवाइड कर दिया, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं त्वरण। तो देखिए यहाँ पे अगर आप m को कॉमन ले लीजिएगा तो यह v माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी क्या हो जाता है? a हो जाता है। a। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू ma, यानी अगर 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 वस्तु का द्रव्यमान पता है और एक्सेलरेशन पता है तो हम कितना बल लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो f यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स। f क्या हो गया? फोर्स। m क्या हो गया? मास, द्रव्यमान, और a तो पहले ही बता दिया है कि क्या है? एक्सीलरेशन, त्वरण। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से भी हमें, न्यूटन के द्वितीय नियम से भी हमें बल की परिभाषा मिलती है। लेकिन जो है न्यूटन का द्वितीय नियम कैसा देता है? डेफिनेशन फोर्स का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है ना, कि कितना बल लग रहा है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, लेकिन कैसी? क्वालिटेटिव डेफिनेशन। वो ये नहीं बताता कि कितना फोर्स लगेगा। लेकिन न्यूटन के सेकंड नियम से भी हमें बल की परिभाषा मिलती है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है। ओके, तो F इज इक्वल टू हो गया ma, जहां पे F क्या है? फोर्स, और फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। फोर्स का जो SI मात्रक है वो न्यूटन होता है, n से इसको डिनोट करते हैं, और फोर्स का जो CGS मात्रक होता है वो डाइन होता है। फोर्स का जो CGS मात्रक है वो डाइन होता है। अब देखिए, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको फॉर्मूला पे आना पड़ेगा। F होता है ma के बराबर। फोर्स को 1 न्यूटन तब बोलेंगे जब 1 kg की बॉडी पर कोई फोर्स लगाया गया हो और उसमें एक्सेलरेशन कितना आया हो? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो किसी वस्तु पर 1 kg की वस्तु पर कोई बल लगाया गया और उस बल ने उसमें कितना त्वरण पैदा किया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया। तो वो बल कितना था? 1 न्यूटन का था। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? kg मीटर सेकंड इनवर्स 2 के बराबर। ये देखिए, ये बार बार पूछा गया। तो 1 न्यूटन जब kg मीटर सेकंड इनवर्स 2 के बराबर है, 1 न्यूटन अगर kg मीटर सेकंड इनवर्स 2 के बराबर है, तो 1 डाइन किसके बराबर हो जाएगा? डाइन किसका यूनिट है? CGS यूनिट है फोर्स का। तो इसका हो जाएगा kg का हो जाएगा ग्राम, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड का हो जाएगा सेकंड। तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2। अब आप पूछिएगा कि भाई SI यूनिट में और CGS यूनिट में क्या अंतर है? यही पूछेंगे आप। तो SI यूनिट में और CGS यूनिट में अंतर क्या है वो देख लीजिए आप। SI यूनिट में मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, और CGS में ग्राम होता है। ठीक है जी। लेंथ का जो यूनिट होता है SI यूनिट में वो मीटर होता है, और CGS में सेंटीमीटर होता है, और टाइम का दोनों में ही सेकंड होता है। टाइम का दोनों में ही सेकंड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना। तो बस अगर SI से CGS में चेंज करना है तो kg की जगह पे क्या लिख दीजिएगा? ग्राम। मीटर की जगह पे क्या लिख दीजिएगा? सेंटीमीटर। सेकंड की जगह पे सेकंड ही रहेगा। तो 1 न्यूटन अगर kg मीटर सेकंड इनवर्स 2 है तो 1 डाइन हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2। और बताइए 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है?
ये क्वेश्चन भी पूछा गया। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम? वेरी गुड, शेर सिंह, एब्सोल्यूट राइट। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम? 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा? यस, 10 टू द पावर 5 डाइन, वेरी गुड, 10 टू द पावर 5 डाइन। सूरज, शेर सिंह, बहुत खूब। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको जरूर याद रखिएगा। एक न्यूमेरिकल बनाइए। एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक वस्तु है जिसका मास 100 kg है, द्रव्यमान 100 kg है। ये त्वरित हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड से फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 8 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो एक वस्तु है जिसका मास 100 kg का है, जो त्वरित हो रही है, वेलोसिटी 4 थी, 8 हो गई है 2 सेकंड में। तो कैलकुलेट करिए फाइनल मोमेंटम क्या होगा और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। पी आई आपको कैलकुलेट करना है और पी फाइनल कैलकुलेट करना है। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है? 100, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है कितना? 4। तो ये हो जाएगा 400 kg मीटर पर सेकंड। फाइनल मोमेंटम निकालिए। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो मास दे रखा है 100 और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 8। तो ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकंड। अब बोलता है कि उपर्युक्त क्वेश्चन में फोर्स कितना लग रहा होगा, क्योंकि भाई फोर्स लग रहा होगा तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। फोर्स लग रहा है तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो फोर्स होता है कितना? मास गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब देखिए मास तो दे रखा है कितना है? 100, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है। पर इस डेटा से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बटा टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 8। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 4। ये परिवर्तन कितने सेकंड में हुआ है? 2 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो 8 में से 4 गया 4 अपॉन 2, मतलब आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया 2, तो एफ हो गया 200 न्यूटन। तो ए और ये डी ऑप्शन सही होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन। तो अगर एक्सेलरेशन दिया नहीं है, इसका मतलब उसका डेटा जरूर दिया होगा, उस डेटा से आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन होता है कि कोई क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है ताकि उसे ज्यादा चोट ना लगे। इसको आप न्यूटन के किस नियम से, इसकी व्याख्या आप न्यूटन के किस नियम से कर पाएंगे? न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से। क्वेश्चन होगा, अ क्रिकेट प्लेयर moves his hand backwards on catching a fast cricket ball. This done to prevent injury to the hand. This can be explained on the basis of which law? Newton's which law? Second law, first law, third law? Your answer should be Newton's second law of motion. As we know that Newton's second law of motion says that F directly proportional to mv minus mu upon t. ठीक है, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है कि वेग में, सॉरी, समवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल का समानुपाती होता है। तो समवेग में परिवर्तन होने में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स कम होगा, टाइम कम लग रहा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? टाइम का। अब देखिए, कोई क्रिकेट बॉल अगर बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है तो भले ही बॉल का मास जो है वो कम है, लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। तो तेजी से आती हुई क्रिकेट बॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। मोमेंटम ज्यादा होने के कारण ये आपको इंजर्ड कर सकता है। तो अगर आप अचानक इसको रोक देते हैं, अचानक रोक देते हैं, क्रिकेट बॉल जो आ रहा है उसको अचानक आप स्टॉप कर देते हैं, तो ये टाइम जो है कम लगेगा। मोमेंटम को जीरो होने में, यानी चेंज इन मोमेंटम में, मोमेंटम को जीरो होने में टाइम कम, तो फोर्स आपको बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन वही बॉल को कैच करते समय आप जो है हाथ को पीछे ले जा रहे हैं, हाथ को पीछे ले जा रहे हैं, इसका मतलब मोमेंटम जीरो होने का टाइम जो है आप बढ़ा रहे हैं। टाइम जब बढ़ेगा तो फोर्स कम लगेगा। इसलिए क्रिकेट प्लेयर अपने मतलब बॉल को कैच करते समय हाथों को पीछे करता है ताकि मोमेंटम जीरो होने का जो टाइम है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ेगा, फोर्स कम लगेगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, कार में सीट बेल्ट दिए जाते हैं, सीट बेल्ट दिए जाते हैं, सीट बेल्ट प्रदान किए जाते हैं, ये किताब में लिखने वाला लैंग्वेज है, ताकि दुर्घटना में कम चोट लगे। इसको आप न्यूटन के किस नियम से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। फिर से वही फंडा होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन टी। मोमेंटम को जीरो होने का टाइम अगर ज्यादा, फोर्स कम। अचानक मोमेंटम जीरो हुआ है, टाइम कम, तो फोर्स ज्यादा। अब देखिए, जब कार एक्सीडेंट होता है तो आपका बॉडी आगे की तरफ जोर से टकराता है, यानी बहुत तेज, मतलब मोमेंटम के साथ आपका बॉडी आगे डैशबोर्ड से टकराएगा। तो अगर अचानक आपका बॉडी टकरा जाता है, मोमेंटम जीरो अचानक होता है, कम समय में होता है, तो फोर्स आप पे ज्यादा लगेगा और आपको ज्यादा इंजरी होगी। जो सीट बेल्ट होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं, जो टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। आपका बॉडी आगे जाएगा लेकिन अचानक नहीं जाएगा, ये टाइम बढ़ने से फोर्स आपको कम लगेगा। तो इसको भी न्यूटन के सेकंड नियम से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की विपरीत एवं प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की विपरीत एवं प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। और ये नियम कहता है कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया है, क्रिया और प्रतिक्रिया है, यानी एक्शन और रिएक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड में समान होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। तो परिमाण में समान होगा, एक्शन और रिएक्शन बराबर होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होगा। ये नेगेटिव साइन क्या बतला रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को, डायरेक्शन अपोजिट होता है, विपरीत दिशा में होता है। ये विपरीत दिशा को निरूपित कर रहे हैं। जैसे आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, तो आपके हाथों ने किसी के गाल पर जितना फोर्स लगाया, उसके गाल ने भी आपके हाथ पर उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में जड़ दिया, तो मामला बराबर हो गया। किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो उसको दोबारा थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होता है। हाँ, वो थप्पड़ उसके गालों पर ज्यादा महसूस होगा क्योंकि गाल सॉफ्ट होता है, और हाथों पे कम महसूस होगा कि हाथ सख्त होता है, लेकिन फोर्स उतना ही लगा। तो बोलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एंड द थर्ड पॉइंट इज एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्रिया एवं प्रतिक्रिया, क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। तो
क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा एमसीक्यू बताने जा रहा हूं आपको। क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तृतीय नियम के रिगार्डिंग सत्य नहीं है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरा, एक्शन एंड रिएक्शंस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में समान होते हैं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया दिशा में विपरीत होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन सेम बॉडीज, एक्ट्स ऑन सेम बॉडी। चौथा, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। फिर से एक बार ऑप्शन देखिएगा। क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में समान होते हैं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया दिशा में विपरीत होते हैं, क्रिया एवं प्रतिक्रिया समान वस्तु पर लगते हैं, भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो गलत यही होगा, थर्ड वाला। क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, दो भिन्न वस्तुओं पर लगते हैं। सो द थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन होगा कि जब कोई रॉकेट या कोई जेट फ्लाइट उड़ता है तो कौन सा नियम फॉलो होता है? तो उत्तर होगा न्यूटन का तृतीय नियम, है ना। रॉकेट और जेट के प्रणोदन यानी प्रोपल्शन के दौरान न्यूटन का तृतीय नियम फॉलो होता है। होता क्या है कि रॉकेट में ये जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है और बहुत तेजी से, बहुत हाई वेलोसिटी से ये पीछे की तरफ निकलते हैं। ये हुआ एक्शन। रिएक्शन में रॉकेट आगे जाता है, तो ये हुआ क्रिया और ये हुआ प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन होगा कि रॉकेट या जेट विमान किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो न्यूटन के तृतीय नियम पे। और ऑप्शन में न्यूटन का तृतीय नियम नहीं है, तो उत्तर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम को आप देखा होगा 11th में, न्यूटन के तृतीय नियम को आप जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से प्रूफ कर पाते हैं। ए और आर इक्वल, ए और आर मतलब एक्शन और रिएक्शन, हाँ इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। जैसे आप किसी गन को फायर करते हैं, तो गन से बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट जिस वेलोसिटी से इधर जाएगा, मान लिया वेलोसिटी v से जा रहा है, इसको हम एक्शन बोलेंगे। तो इसके रिएक्शन में देखा होगा आपने, गन भी पीछे की तरफ रिक्वाइल करती है, तो ये आगे जा रहा है, ये हुआ एक्शन। इसके रिएक्शन में गन पीछे की तरफ रिक्वाइल करेगी। अगर आपने इसको टाइटली होल्ड नहीं कर रखा है तो ये आपका जो है हड्डी तोड़ सकता है। इसलिए गन को फायर करते समय बहुत टाइटली होल्ड करना होता है ताकि रिक्वाइल वेलोसिटी ज्यादा ना लगे, ठीक है। तो ये हुआ एक्शन, ये हुआ रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसने कहा? ये कहा न्यूटन साहब ने, और इसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं न्यूटन के कंजर्वेशन ऑफ लॉ से। चलने के दौरान भी न्यूटन का तृतीय नियम ही फॉलो होता है कि चलने के दौरान आदमी जो है वो पृथ्वी को नीचे की तरफ पुश करता है, ये हुआ एक्शन। रिएक्शन में पृथ्वी भी आपको आगे की तरफ पुश करती है। तो जमीन पर चलने के दौरान भी न्यूटन का तृतीय नियम ही फॉलो होता है। स्विमिंग के दौरान, तैराकी के दौरान भी न्यूटन का तृतीय नियम ही फॉलो होता है। आपने देखा होगा कि आदमी अपने हाथों से पानी को पीछे पुश करता है, तो ये हुआ एक्शन। रिएक्शन में पानी आदमी को आगे की तरफ पुश करता है। तो स्विमर क्या करता है कि वाटर को पीछे पुश कर रहा है, ये हुआ एक्शन। बदले में पानी आदमी को आगे पुश करता है, ये हुआ रिएक्शन। नाव चलाने के दौरान, बोटिंग के दौरान भी न्यूटन का तृतीय नियम ही फॉलो होता है। नाव चलाने के दौरान आपने देखा होगा कि आदमी पानी को पीछे की तरफ इससे पुश करता है, ये हुआ एक्शन, क्रिया। और बदले में ये वाटर जो है नाव को आगे की तरफ पुश करेगी, ये हुआ रिएक्शन, प्रतिक्रिया। लास्ट स्लाइड कौन सा? तो बस ये याद रख लीजिए कि ये सब न्यूटन के तृतीय नियम पे चलते हैं। उसके बाद घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, इसमें भी न्यूटन का तृतीय नियम फॉलो होता है। एक चीज और होती है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है कि जब कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय अंतराल के लिए किसी वस्तु पर लगता है। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विल गिव यू द इम्पल्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगता है तो बल और समय अंतराल का जो गुणनफल है उसको आवेग कहते हैं। जैसे आप किसी बॉल को हिट कर रहे हैं बैट से, तो बॉल और बैट का संपर्क बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त फोर्स बैट लगा रहा होता है किस पे? बॉल पे। तो अगर कोई बहुत बड़ा बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय अंतराल के लिए लगता है तो वो जो बल है और जो समय का गुणनफल है वो आवेग कहलाता है। तो आवेग क्या होगा? फोर्स इनटू व्हाट? फोर्स इनटू टाइम। इट इज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो आवेग क्या होता है? बल गुना समय अंतराल, और यह एक सदिश राशि होती है। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? इंपल्स है फोर्स इनटू टाइम, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इनटू सेकंड। फोर्स का SI मात्रक देखिए, इंपल्स होता है फोर्स गुना टाइम, तो इंपल्स का SI मात्रक हो जाएगा क्या? फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से किस फिजिकल क्वांटिटी की इकाइयां समान होती हैं? किन भौतिक राशियों की इकाइयां समान होती है? जैसे ऑप्शन में हो वर्क पावर, वर्क प्रेशर एनर्जी, इंपल्स मोमेंटम। बहुत फेमस क्वेश्चन, इंपल्स मोमेंटम। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की इकाइयां समान होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुपर डुपर हिट क्वेश्चन। निखिल कह रहे हैं कि 1 होगा, स्नेह लता कह रहे हैं कि 4 होगा, संदीप कह रहे हैं कि इंपल्स मोमेंटम होगा, हितेंद्र कह रहे हैं कि D होगा, शालिनी कह रहे हैं कि 4 होगा, अमित कह रहे हैं 4 होगा। वर्क और पावर का एक कैसे हो सकता है? तो सही होगा इंपल्स और मोमेंटम। आप कहिएगा कैसे हो जाएगा ऐसा? इंपल्स क्या है? इंपल्स है न्यूटन इंटू सेकंड। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास गुना वेलोसिटी। तो मास का SI मात्रक क्या होता है? kg, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, kg मीटर पर सेकंड।
तो कहाँ समान हुआ? देखिए मोमेंटम का हो गया केजी मीटर पर सेकंड और इम्पल्स का हुआ न्यूटन सेकंड, तो आपका कैसे समान हो गया भाई? बिल्कुल होता है, इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, है ना। अभी बताया था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। फोर्स को 1 न्यूटन कब बोलेंगे? जब 1 केजी की बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाए और उसमें एक्सेलरेशन कितना हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो फोर्स कितना था, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। देखिए 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, पहले ही बता चुका हूँ, केजी मीटर क्या सेकंड माइनस 2 इंटू सेकंड। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाकर -2 में आ जाएगा, इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया, केजी मीटर पर सेकंड, यानी आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड। तो देखिए इंपल्स और मोमेंटम की जो इकाइयां हैं वो समान होती हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 केजी की वस्तु पर कोई फोर्स लगता है और उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो बल कितना लगाएगा हो, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू के बराबर होता है, और इंटू सेकंड है फॉर्मूला में पहले से, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, मोशन ऑफ बॉडीज इन अ लिफ्ट, इसको बस रख लेना है कि 4-5 केसेस हैं। इसका डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, कि 11th में आप पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के, लेकिन यहाँ पे आपको केसेस बस याद करने हैं आपके एग्जाम के लिए। तो लिफ्ट में किसी बॉडी का मोशन देखते जा रहे हैं, ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट में वेइंग मशीन रखी हुई है और इस पर एक आदमी खड़ा है। अब देखिए लिफ्ट रुकी हुई है, या एक समान वेग से ऊपर या एक समान वेग से नीचे जा रही है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक समान वेग से ऊपर या एक समान वेग से नीचे आ रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, और जब वेग में परिवर्तन नहीं है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जब वेग में परिवर्तन हो। तो लिफ्ट रुका हुआ है या वो एक समान गति से ऊपर या नीचे जा रही है, तो जो एपरेंट वेट होगा वो रियल वेट के बराबर होगा। जो आभासी भार होगा वो वास्तविक भार के बराबर होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लिया कि 75 केजी वेट है आदमी का, तो वेइंग मशीन भी उतना ही वेट शो करेगा। लेकिन दूसरा केस देखिए, कि अगर कोई लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, कोई लिफ्ट अगर किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो जो एपरेंट वेट होगा वो रियल वेट से ज्यादा शो करेगा। यानी जो आभासी भार होगा वो वास्तविक भार से ज्यादा शो करेगा। जैसे मान लिया कि आदमी का ओरिजिनल वेट मतलब 75 केजी है, तो हो सकता है कि वेइंग मशीन आपका 75 पॉइंट कुछ 2 केजी बता दे, 75 के 75.5 केजी बता दे, है ना। तो ये जो वेट होगा जो अभी वेइंग मशीन बता रही है, थोड़ा ज्यादा वेट है ना, ओरिजिनल वेट से थोड़ा ज्यादा वेट जो शो कर रहा है वेइंग मशीन, इसको हम बोलेंगे एपरेंट वेट, आभासी भार। और ये हो गया आपका रियल वेट। तो अगर कोई लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन ए से ऊपर को जा रहा है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर को जा रहा है, तो रियल वेट जो से मतलब एपरेंट वेट थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, प्लीज कॉल आवर हेल्पलाइन नंबर माय डियर Tanya, and you should take grade up super of subscription. So apparent weight is greater than real weight. Okay, वास्तविक भार से आभासी भार आपका ज्यादा होगा. But when lift is moving, suppose lift is moving downward with an acceleration a. लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, तो जो एपरेंट वेट होगा मतलब जो आभासी भार होगा वो लेस देन रियल वेट, है ना, वास्तविक भार से थोड़ा सा कम शो करेगा। जैसे आपका रियल वेट 75 केजी है ना, तो 75 केजी से कम शो कर रहा होगा आपका वेट मशीन। ये कम वेट एक्चुअली आपका वेट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आभासी भार। ये जो आभासी भार है, ये जो वेट है वो आपका ओरिजिनल वेट नहीं है, ये वेट मशीन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बस याद रख लेना है कि नीचे जा रहा है तो घट जाएगा, ऊपर जा रहा है तो बढ़ जाएगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर लिफ्ट ए इज इक्वल टू जी से नीचे आ रही है, और मीन बाई ए इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी से नीचे आ रही है, ऐसा कब होगा, जब लिफ्ट का केबल टूट जाए। तो जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, पृथ्वी भी हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो जब फोर्स लगता है तो वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी में चेंज आने को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन अगर पृथ्वी की वजह से होता है तो उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो भाई जब लिफ्ट का केबल ब्रेक कर जाएगा तो वस्तु ए इज इक्वल टू जी से नीचे आएगी, यानी कितने एक्सेलरेशन से आएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आएगी, और इस वक्त जो है वो एपरेंट वेट जीरो हो जाएगा। इस वक्त एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी आदमी लिफ्ट के फ्लोर पे खड़ा तो होगा बट उसको बिना प्रेस किए हुए, इसको बोलते हैं वेटलेसनेस, भारहीनता। यानी कोई बॉडी अगर फ्री फॉल गिरती है तो उसका वेट जीरो हो जाता है, तो वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो। बट एक और केस देख लीजिए, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कि अगर कोई लिफ्ट को हम एक्सेलरेशन दे दें नीचे की तरफ जी से ज्यादा, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दे दें, तो ये जो आदमी है लिफ्ट की सीलिंग से ऐसे जाकर चिपक जाएगा, इसका सर ये ऐसे लटका रहेगा। तो पर्सन विल मूव अपवर्ड एंड स्टे एट द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। हिंदी में देख लीजिए, लिफ्ट में पिंड का भार। Acceleration means change in velocity. That is, rate of change of velocity is called acceleration. What do you mean by acceleration? If there is change in velocity, you can say acceleration. Change in velocity means final velocity minus initial velocity upon time. So rate of change of velocity is called what? Acceleration. पहले define किया है।
तो लिफ्ट रुकी हुई है या एक समान गति से ऊपर या नीचे जा रही है तो सेम रहेगा, ऊपर जा रही है तो बढ़ जाएगा, नीचे जा रही है तो घट जाएगा, टूट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू जी से नीचे आ रहा है तो छत से जा लगेगा पर्सन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रिक्शन। घर्षण क्या होता है? व्हाट इज फ्रिक्शन? जब कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर या किसी भी सरफेस पर, रफ सरफेस पर मूव करती है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अपने आप डेवलप हो जाता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं। एंड फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है और ये गति का हमेशा विरोध करता है, गति का हमेशा विरोध करता है। सो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो मोशन के विपरीत दिशा में लगता है और हमेशा मोशन का विरोध करता है। टाइप्स देखते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है जब बॉडी मूव नहीं कर रहा हो। जैसे देखिए बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। हमने और फोर्स बढ़ाया, अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, मतलब अभी भी फ्रिक्शन आपके अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। अब मैंने फोर्स लगाया, अब बॉडी जस्ट चलने की स्थिति में आ गई, चलने की स्थिति में आ गई है ना, अभी भी चल नहीं रही है, तभी भी क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब बॉडी रेस्ट में होता है। तो जब बॉडी रेस्ट में है तो इसको हम क्या बोलेंगे? उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? देखिए ये बॉडी है, बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली, मतलब F अभी भी F1 से ज्यादा है, और थोड़ा सा फोर्स लगा दिया मैंने, अभी भी बॉडी नहीं चली, मतलब अभी भी जो F है वो F2 से ज्यादा है, फ्रिक्शन का फोर्स इससे ज्यादा है। मैंने F3 लगाया और थोड़ा सा फोर्स बढ़ाया, अब बॉडी जस्ट चलने की स्थिति में आ गई, बॉडी जो है वो चलने की स्थिति में आ गई है ना। यानी ये अब इससे थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ा दें फोर्स, F3 से थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दें, F3 से थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दें तो वस्तु चलने लगेगा। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा हम वैल्यू बढ़ा देंगे, F3 से थोड़ा सा वैल्यू हम बढ़ा देंगे तो बॉडी चलने लगेगी। अब चलने के दौरान बॉडी चल रही है किसी वस्तु पर इस दिशा में, फिर भी फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन का फोर्स। ऐसे अगर हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो देखिएगा बॉडी कुछ दूर जाकर रेस्ट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन था वो बॉडी को रेस्ट में ले आएगा। तो जब मोशन में होता है बॉडी, व्हेन बॉडी इज इन मोशन देन फ्रिक्शन इज कॉल्ड व्हाट? काइनेटिक फ्रिक्शन, Fk। तो बॉडी जब चल रही होती है उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए बॉडी जब स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोल कर रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे मैक्सिमम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन और अंत में रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए पहिया कैसा बनाया जाता है? ऐसा बनाया जाता है ताकि कम से कम ये अर्थ के कांटेक्ट में और फ्रिक्शन कम लगे। हाँ, जैसे हम वॉल को पुश कर रहे हैं तो उस दौरान कैसा लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, मूव नहीं कर रहा है बॉल। So if no motion, static friction. When body slides, sliding friction. When body rolls, rolling friction. तो ये था आज का टॉपिक। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अन्नू कह रहे सर प्लीज लास्ट स्लाइड शो करना। थैंक यू स्नेहलता। कौन सा मुझे याद नहीं है, कौन सा लास्ट स्लाइड? तो ये हो गया। वेलकम भावना। निखिल क्लियर है? चलिए। पूजा देवी वेलकम। मदन मोहन ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। हाँ, न्यूमेरिकल जो आता है वो मैंने बता दिया, हल्का फुल्का सा न्यूमेरिकल रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन वाला। यहाँ से उतना ज्यादा नहीं बनते। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, यस। एक्शन और रिएक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट दिशा में अपोजिट होते हैं। नेगेटिव साइन क्या मतलब है? एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी एक्शन और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है। और यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्शन एंड रिएक्शंस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन अपोजिट इन डायरेक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन बस इसलिए लगाया है कि ये नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट बोथ एक्शन एंड रिएक्शंस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड से उसका लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, अब डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है अमित, थैंक यू वेरी मच अमनदीप। और किसी का कोई डाउट है? तो बस नेगेटिव साइन यहाँ ये शो कर रहा है कि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, जैसे इसका हम मॉड ले लें, यानी एक्शन और रिएक्शन क्या है? एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड परिमाण समान है, दिशा विपरीत है ना। बस इतना याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। रखिए अपना ध्यान और बने रहिए ग्रेड अप के साथ अपना स्कोर बेटर करने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।